हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सर CFL CS प्रोफेशनल अमेंडमेंट्स। ठीक है, जून 22। तो मैं अमेंडमेंट्स आपको सारे कवर करवाने वाला हूं। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। अमेंडमेंट नोट्स ऑलरेडी मैंने दे दिए हैं, जिनके पास नहीं होंगे डाउनलोड कर ले फटाफट और मेरे साथ अमेंडमेंट्स कवर करें। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं सर ICDR। ठीक है, पब्लिक फंडिंग। ठीक है, इंडियन इक्विटी पब्लिक फंडिंग हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम ICDR के अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे। चलिए आ जाइए, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अमेंडमेंट्स है डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर ग्रुप। ठीक है, प्रमोटर ग्रुप का डेफिनेशन अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अमेंडमेंट आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ अमेंडमेंट समझेगा ही नहीं अनलेस आपने प्रॉपर प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप उसका डेफिनेशन पढ़ा हो, उसका प्रॉपर डायग्राम बनाया हो, तब तक आपको नहीं समझेगा। ठीक है, तो उन लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ा है, और मैंने भी पढ़ाया हुआ है अपने लेक्चर बायस को, तो ये डायग्राम आपने इस टाइप का कुछ पढ़ा होगा। तो इसमें एक क्लॉज था पहले, प्रमोटर ग्रुप में अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, आप इंडिविजुअल हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो उसमें, और उसमें क्लॉज आता है बॉडी कॉर्पोरेट का। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। ये पूरा आपका प्रमोटर ग्रुप का डेफिनेशन है, इसमें आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक देखो क्लॉज आता है, एक आपका आता है बॉडी कॉर्पोरेट का, एक आता है आपका इंडिविजुअल का। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट में आपने पढ़ा होगा ABC, तीन क्लॉज होते हैं। पहला था सब्सिडरी होल्डिंग ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, सब्सिडरी या होल्डिंग है तो वो सब आएगा। फिर है एनी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच प्रमोटर होल्ड्स 20%। ठीक है, प्रमोटर आपका 20% होल्ड करता है, या आप किसी में 20% होल्ड करते हो। ठीक है, बोथ वेज कवर किया गया है, आप में 20%, आप किसी और में 20%। मतलब आपकी कोई एसोसिएट है या आप किसी की एसोसिएट हो, तो वो सब प्रमोटर ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं। और थर्ड क्लॉज था जो काफी इनडायरेक्ट तरीका था, काफी ज्यादा इनडायरेक्ट तरीका था प्रमोटर ग्रुप को एक्सपांड करने का, वो क्लॉज डिलीट हो गया है। ठीक है, ओमिट हो गया है। तो पहले आपके मन में जो फीड किया गया है, कि जो मैं भी पॉइंट आपको समझाऊंगा, कि वैसे स्ट्रक्चर में वो प्रमोटर ग्रुप में आ जाते थे, पर अब वो क्लॉज ओमिट हो गया है। इसका क्या मतलब है कि अब वो प्रमोटर ग्रुप में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या क्लॉज था वो, कि अगर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल कंपनी और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। ठीक है, पार्टली पार्टली इंडिविजुअल है, कंपनी है, दोनों कंपनी है, दोनों इंडिविजुअल हैं, या जो भी कॉम्बिनेशन में होगा। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअल इंडिविजुअल कंपनी या उसका कोई भी कॉम्बिनेशन है, और आपस में ये पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट है। ठीक है, SAST रेगुलेशंस आपने पढ़े होंगे, तो आपको पता ही होगा पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट क्या होता है। एक वेग आइडिया तो आपको होगी, एग्जैक्टली याद नहीं होगा, बट एक वेग आइडिया जरूरी है। ठीक है, तो अगर ये सारे लोग पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट है, और ये कोई एक बॉडी कॉर्पोरेट में 20% या उससे ज्यादा होल्ड करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर समझो कि इंडिविजुअल कंपनीज या कॉर्पोरेट है, पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट है, वो 20% और मोर किसी एक बॉडी कॉर्पोरेट में होल्ड करते हैं, और यही इंडिविजुअल कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट्स आप में इशूअर में भी 20% और मोर होल्ड करते हैं। ठीक है, लिंक समझो, आपके इशूअर में भी ये 20% होल्ड करते हैं। तो कॉमन है ये लोग जो पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट है, ये कॉमन है। ये कोई एक बॉडी कॉर्पोरेट में भी 20% होल्ड करते हैं, ये आप में भी 20% होल्ड करते हैं। तो ये क्लॉज क्या करता था, ये क्लॉज क्या करता था, इस बॉडी कॉर्पोरेट को आपका प्रमोटर ग्रुप मानता था। आए ख्याल में, क्योंकि ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है, ये देखो दिया हुआ है, इन केस प्रमोटर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, तो ये कॉमन कॉमन को मतलब इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये आपके प्रमोटर ग्रुप में आ जाएगा। आ रहा है ख्याल में, मतलब डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, पर ये बॉडी कॉर्पोरेट को प्रमोटर ग्रुप का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, ये प्रमोटर ग्रुप को
प्रमोटर मतलब ये बॉडी कॉर्पोरेट को प्रमोटर ग्रुप का पार्ट माना जाएगा। तो ये अभी तक लॉ था, ये अभी तक लॉ था, इनडायरेक्टली भी इंक्लूड किया जाता था। अब ये क्लॉज ओमिट हो गया, इसका मतलब अब ऐसा नहीं होगा, इसको प्रमोटर ग्रुप का पार्ट नहीं माना जाएगा। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट के केस में अब दो ही क्लॉज होंगे। नंबर वन, आपकी सब्सिडरी या आपकी होल्डिंग, आपकी सब्सिडरी आपकी होल्डिंग आपके प्रमोटर ग्रुप का पार्ट होगी। और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें प्रमोटर, प्रमोटर लिखा है कंपनी नहीं, प्रमोटर, जिसमें प्रमोटर 20% होल्ड करता है, मतलब प्रमोटर की सारी एसोसिएट्स, प्रमोटर की सारी एसोसिएट्स, और अगर प्रमोटर किसी का एसोसिएट है तो जिसका वो एसोसिएट है, मतलब प्रमोटर की होल्डिंग कंपनी, वो भी प्रमोटर ग्रुप का पार्ट आ जाएगी। ठीक है, मतलब सेकंड क्लॉज सिंपल है, प्रमोटर की एसोसिएट्स जिसमें वो 20% होल्ड करता है, और प्रमोटर में जो 20% होल्ड करते हैं, मतलब प्रमोटर जिसका एसोसिएट है। अब जिसके आप एसोसिएट होते हो उनको आप होल्डिंग कंपनी कह सकते हो या जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, तो जिसकी आप एसोसिएट हो वो बॉडी कॉर्पोरेट भी प्रमोटर ग्रुप में आ जाएगी। तो ये भी प्रमोटर ग्रुप में आ जाएगी, ये भी कंपनीज प्रमोटर ग्रुप में आ जाएगी। ठीक है, तो अभी दो ही क्लॉज होंगे, आपकी होल्डिंग सब्सिडरी, ठीक है, प्रमोटर की सब्सिडरी और होल्डिंग। ठीक है, सच बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या है, प्रमोटर, क्योंकि यहां पे प्रमोटर क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। तो प्रमोटर जो खुद है, ठीक है, प्रमोटर जो खुद है, प्रमोटर की होल्डिंग सब्सिडरी, फिर प्रमोटर के एसोसिएट्स, और प्रमोटर जिसका एसोसिएट है वो कंपनी भी आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये अब इतना ही क्लॉज है। इनडायरेक्ट वाला जो है, पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट वाला जो क्लॉज था, अब वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको बस ये दो ही क्लॉज, ए और बी क्लॉज उसके अंदर वाले याद रखने हैं। ठीक है, अब अगर आपने देखो ये पढ़ा ही नहीं होगा तो आपको नहीं समझेगा, मैं क्लियरली बता रहा हूं, ये अमेंडमेंट क्लास है तो अमेंडमेंट ही बताऊंगा, ओरिजिनल कंटेंट पढ़ा हुआ होगा तो ही समझेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डायग्राम भी मैंने आपको दिखा दिया, मैंने आपको क्लॉज भी पूरा दिखा दिया, और अमेंडमेंट क्या है, बस वो क्लॉज ओमिट हो गया है, मतलब वो बॉडी कॉर्पोरेट अब प्रमोटर ग्रुप का पार्ट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये था 13/8/2021। ठीक है, 13 अगस्त 2021 से अमेंडमेंट आया है। आगे बढ़ते हैं, फिर है काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये, कुछ खास इंपैक्ट नहीं है इसका, बट अमेंडमेंट है। ठीक है, अमेंडमेंट है लॉक इन पीरियड। ठीक है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का लॉक इन पीरियड आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो रेगुलेशन 16 फॉर आईपीओ, ठीक है, आईपीओ का जो रेगुलेशन 16 है उसमें अमेंडमेंट है। इस तरह का कुछ क्लॉज आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन जो होता है 20%, उसका लॉक इन जो होता है वो होता है 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट और फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट विच एवर इज अर्लियर, आपने ऐसा पढ़ा है। और जो एक्सेस पीसी है, 20% से ज्यादा अगर प्रमोटर होल्ड करता है तो 20 के लिए अलग क्लॉज होता है, और अबाउट 20 जितना आप होल्ड करते हो उसको एक्सेस बोल के उस पर अलग लॉक इन लगता है। ठीक है, आपको ये सब पता होगा। तो 20% पे 3 साल लगता था और एक्सेस वाले पे 1 year लगता था। क्लियर है, 3 years 1 year। और उसका जो पैरामीटर था वो भी बहुत अलग था। ठीक है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन और डेट ऑफ अलॉटमेंट विच एवर इज अर्लियर, ऐसा क्लॉज था। अब इसको काफी हद तक बदल दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान दो, क्लॉज जैसा है मैं वैसे ही समझाता हूं और फिर इफेक्ट बाद में मैं कंपेयर करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का जो क्वांटम है वो उतना ही है, क्वांटम में कोई चेंज नहीं हुआ है, लॉक इन पीरियड में चेंज हुआ है। ठीक है, तो क्या अमेंडमेंट है, प्रमोटर्स मिनिमम कंट्रीब्यूशन दैट इज 20% शैल बी लॉक्ड इन फॉर अ पीरियड ऑफ 18 months। ठीक है, 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ आईपीओ, इन द आईपीओ। आए ख्याल में, मतलब अब वो डेट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ये वो सब हटा दिया, सिंपल अलॉटमेंट से 18 महीने का लॉक इन लगेगा। ठीक है, इन जनरल 18 महीने लिखा हुआ है, समझो बात को पहले। ठीक है, फिर ट्विस्ट आता है, और ये ट्विस्ट पढ़ने के बाद आप बोलोगे कि ये सब करने की फिर जरूरत ही क्या थी। ठीक है, आप ऐसा इंटरप्रेट करोगे, प्रोवाइडेड दैट इन केस द मेजॉरिटी ऑफ इशू प्रोसीड्स, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ इशू प्रोसीड्स एक्सक्लूडिंग द पोर्शन ऑफ ऑफर फॉर सेल। आपको पता ही होगा ऑफर फॉर सेल क्या होता है, तो काफी बार क्या होता है, आईपीओ और ऑफर फॉर सेल साथ में होता है, रियल लाइफ में भी हो रहा है ऐसा। आप अगर मार्केट की न्यूज पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, आईपीओ और ऑफर फॉर सेल
काफी बार क्लब करके साथ में आता है। तो इशू प्रोसीड्स जो हम देखेंगे मेजॉरिटी निकालने के लिए, जो हम इशू प्रोसीड्स देखेंगे उसमें ऑफर फॉर सेल हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जो जनरल पब्लिक से आप पैसा रेज कर रहे हो आईपीओ का, वो हम अमाउंट देखेंगे। उस इशू प्रोसीड्स का मेजॉरिटी मतलब 50 से ज्यादा या 50 जो भी आप अमाउंट निकालोगे वो अमाउंट, ठीक है, ध्यान दो। इन केस मेजॉरिटी ऑफ द इशू प्रोसीड्स excluding the portion of offer for sale is proposed to be utilized for capital expenditure। अब आप मुझे थोड़ा सोच के बताओ, आईपीओ क्या एक्सपेंस के लिए किया जाता होगा? आईपीओ क्या एक्सपेंस के लिए किया जाएगा? नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए होता है वो। सोच के देखो ना, आप पब्लिक ऑफर ले रहे हो, इतना बड़ा अमाउंट रेस कर रहे हो, तो मेजॉरिटी पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए होता है। थोड़ा बहुत यस इधर उधर का वर्किंग कैपिटल और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, बट मेजॉरिटी पैसा आईपीओ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही होता है मेजॉरली, ठीक है। तो उन्होंने प्रोविजो में देखो क्या बोला है कि अगर आपका मेजॉरिटी इशू प्रोसीड्स का जो पैसा है वो अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाना चाहते हो तब आपका लॉक इन 3 साल होगा। मतलब घूम फिर के वहीं आ गए, घूम फिर के वहीं आ गए, ठीक है। तो 18 महीने फिर सर कब होगा? जब मेजॉरिटी पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं है, वो वर्किंग कैपिटल के लिए होगा या कोई और शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होगा या एक्सपेंडिचर के लिए होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए होगा, तब जाके आपको 18 मंथ्स का लॉक इन पीरियड मिलेगा। अगर मेजॉरिटी पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है तो वो 3 साल का ही लॉक इन होगा, ठीक है। 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन आईपीओ। अब वो कमर्शियल प्रोडक्शन वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब सवाल उठता है सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसमें क्या क्या आएगा सर? तो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब रेगुलेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर शैल इंक्लूड सिविल वर्क। अब ये इंक्लूड लिखा है, मतलब जो आप नॉर्मल कैपिटल एक्सपेंडिचर समझते हो बिजनेस टर्म्स में वो तो आएगा ही आएगा, अलग से इंक्लूड किया गया है सिविल वर्क। अगर आप कुछ सिविल वर्क करा रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग में कुछ इंप्रूवमेंट्स कर रहे हो, तो वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। कोई भी सिविल वर्क, रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, कोई भी चीज, ठीक है, सिविल वर्क में बहुत सारी चीजें आती है। मिसलेनियस फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स मिसलेनियस भी रहे तो भी चलता, क्योंकि मेजर फिक्स्ड एसेट है वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता ही है ना, उसमें क्या कंफ्यूजन है आपको? उसको क्यों इंक्लूड करेंगे? काफी बच्चे भी कंफ्यूज है, सर मिसलेनियस क्यों लिखा है? अबे मेन फिक्स्ड एसेट तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता ही है, उसमें कहां आपको कंफ्यूजन है? कोई भी मेजर फिक्स्ड एसेट है, बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता ही है ना, उसको क्यों इंक्लूड करूंगा? उसमें कोई कंफ्यूजन थोड़ी है। इंक्लूड क्यों डाला जाता है? ताकि कंफ्यूजन ना हो सकता है आप कोई आर्गुमेंट देके इसको हटा दो, पर ये इंक्लूड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है इंक्लूड क्यों लिखा जाता है, ठीक है। तो मिसलेनियस फिक्स्ड एसेट होगा तो भी आएगा, तो भी आएगा। परचेस ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा सब दिया है देखो, तो ये सब आएगा, सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्लॉज है, समझा गया? तो मेन क्लॉज क्या है? 18 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ आईपीओ। लेकिन अगर आपका मेजॉरिटी इशू प्रोसीड्स एक्सक्लूडिंग ऑफर फॉर सेल इज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन द लॉक इन विल बी 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। क्लियर है? और फिर एक्सेस का क्या होगा? ये तो 20% का था। एक्सेस का जहां पे 1 साल था वहां इन्होंने अब 6 मंथ्स कर दिया है, ठीक है। The excess promoter contribution over the required minimum contribution shall be locked in for a period of 6 months. 6 months from the date of allotment in the आईपीओ। तो 1 साल से घटा के 6 मंथ्स कर दिया है। और इसमें भी सेम क्लॉज डाल दिया है कि अगर आपका आईपीओ जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है तो एक्सेस पे 1 साल का ही लॉक इन लगेगा, ठीक है। In case of majority of the issue proceeds excluding the portion of offer for sale is proposed to be utilized for capital expenditure, then the lock-in period shall be 1 year from the date of allotment in the IPO। आई ख्याल में? तो इन इफेक्ट अगर मैं आईपीओ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ही कर रहा हूं तो मेरे लिए तो कोई चेंज है ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं कहा कुछ फायदा ही नहीं है। मतलब जो लोग आईपीओ में मेजॉरिटी पैसा अदर देन कैपिटल एसेट रेज कर रहे हैं उनको सिर्फ ये लोअर लॉक इन का बेनिफिट दिया गया है। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका अमेंडमेंट है लॉक इन आईपीओ। फिर आते हैं, आपको पता ही होगा रेगुलेशन 17 फॉर आईपीओ कि अदर देन प्रमोटर्स पे भी लॉक इन लगता है। प्री आईपीओ जो सिक्योरिटीज होती हैं, अदर देन प्रमोटर जो भी सिक्योरिटी होल्ड कर रहा होता है प्री आईपीओ, उनके भी शेयर्स पे लॉक इन लगता है, पता ही होगा, ठीक है। तो उसमें
1 ईयर का लॉक इन था। द एंटायर प्री इशू कैपिटल हेल्ड बाय पर्संस अदर देन प्रमोटर, प्रमोटर के अलावा जितने भी लोग शेयर्स होल्ड कर रहे हैं प्री आईपीओ, तो वो भी 1 साल तक लॉक इन में रहते थे, ठीक है। और फिर ये 1 साल को भी 6 मंथ किया गया है, ठीक है, लॉक इन को घटाया गया है, ठीक है, ध्यान देना। तो बस यही है, 6 मंथ्स कर दिया गया है, बाकी पूरे क्लॉज में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। एक प्रोविजो था, प्रोविजो में भी 1 साल था, तो वो प्रोविजो में भी 6 मंथ्स कर दिया गया है, ठीक है। हर जगह मतलब प्री आईपीओ जो भी होल्ड कर रहा है उसमें 6 मंथ्स का अब लॉक इन लगेगा, ठीक है। अब ये पूरे क्लॉज में समझाऊंगा नहीं क्योंकि इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आए ख्याल में, मतलब अपना डायरेक्शन बहुत ही बदल जाएगा। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है एक बार और अभी आप रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जहां पे भी इस क्लॉज में 1 ईयर था वहां पे 6 मंथ्स का लॉक इन कर दिया गया है, क्लियर है। चलिए, तो ये था आपका अदर देन प्रमोटर्स जो भी शेयर्स होल्ड करते हैं प्री आईपीओ, उस पर लॉक इन लगता है, रेगुलेशन 17, ठीक है। 1 ईयर की जगह 6 मंथ्स कर दिए। आगे बढ़ते हैं, फिर है सेम क्लॉज कॉपी पेस्ट फॉर एफपीओ रेगुलेशन 115, ठीक है। एफपीओ के लिए भी सेम गाइडलाइन था कि आपका जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है उस पर 20% पे लॉक इन लगता था 3 साल का, एक्सेस पे 1 ईयर का, ठीक है। सेम क्लॉज था, आई होप आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। उसमें भी सिमिलर लाइंस पे अमेंडमेंट है, ध्यान दो, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। बस आईपीओ के जगह एफपीओ वर्ड आएगा, ठीक है, वो ध्यान देना है। तो promoter minimum contribution it's 20% shall be locked in for a period of 18 months from the date of allotment in the FPO, ठीक है। Same provided if the majority of the issue proceeds excluding offer for sale is proposed to be utilized for capital expenditure, then the lock-in shall be 3 years from the date of allotment in the FPO, ठीक है। एक्सेस पे भी सेम 6 मंथ्स रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट एफपीओ, और अगर मेजोरिटी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो 1 साल ही रहेगा, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी डेफिनेशन पूरा का पूरा सेम है, ठीक है। तो आईपीओ लॉक इन, एफपीओ लॉक इन, दोनों में सेम लाइंस पे अमेंडमेंट आया है, क्लियर है। चलिए, एक और छोटा सा क्लॉज था, काफी लोगों ने शायद पढ़ा ही नहीं होगा, नहीं पढ़ा है तो स्किप कर दो, पढ़ा है तो कवर कर लो, ठीक है। मैंने भी शायद नहीं पढ़ाया होगा रेगुलर क्लास में, ठीक है। ध्यान दो, रेगुलेशन 117 लॉक इन पार्टली पेड सिक्योरिटी, ठीक है। पार्टली पेड सिक्योरिटी पे एक अजीबो गरीब लॉक इन है, मतलब कब से लॉक इन स्टार्ट होगा उसका एक क्लैरिफिकेशन है, ध्यान दो क्या है, थोड़ा मैं बता देता हूं। वेयर द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज विच आर सब्जेक्ट टू लॉक इन, ध्यान दो, विच आर सब्जेक्ट टू लॉक इन, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज जिसका आप इशू कर रहे हो, विच आर सब्जेक्ट टू लॉक इन आर पार्टली पेड अप, जो भी सिक्योरिटीज लॉक इन के लिए सब्जेक्ट टू हैं, मतलब जो ऊपर हमने पढ़ा प्री आईपीओ के कोई भी सिक्योरिटीज हैं वो अगर इसमें है, और अगर वो पार्टली पेड अप है, हो सकता है प्री आईपीओ के कुछ सिक्योरिटीज हो सकता है पार्टली पेड अप हो, ठीक है। तो वो दिया है, एंड द अमाउंट कॉल्ड अप ऑन सच सिक्योरिटीज इज लेस देन द अमाउंट कॉल्ड अप ऑन द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इशूड टू पब्लिक। समझ में आ रहा है, मतलब भेदभाव है। अभी आप आईपीओ ला रहे हो, उसका कॉल्ड अप अमाउंट कुछ और है, और प्री आईपीओ के कुछ सिक्योरिटीज ऐसे हैं जिसमें कॉल्ड अप अमाउंट कम है। सपोज एग्जांपल लेते हैं, अभी जो आप आईपीओ ला रहे हो उसका पूरा फुल्ली कॉल्ड अप है, 10 रुपए के 10 रुपए आप मंगा रहे हो, और कुछ एग्जिस्टिंग प्री आईपीओ शेयर्स हैं जिसमें आपका कॉल्ड अप अमाउंट है 6 रुपीज। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये जो 6 रुपीज है इन पे लॉक इन कब से स्टार्ट होगा, इस पे इशू है, इस पे लॉक इन कब से स्टार्ट होगा ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। then the amount called up on the specified security, the lock-in shall end only on the expiry of 3 years, 3 years ही रहेगा, मतलब 3 years है, मतलब क्या है, ये प्रमोटर की बात की जा रही है, ठीक है। विच आर सब्जेक्ट टू लॉक इन, ये सब्जेक्ट टू लॉक इन मतलब कौन सा लॉक इन है, प्रमोटर्स का, ठीक है। प्रमोटर्स के लिए बात की जा रही है कि 3 years लिखा हुआ है। तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ 3 years आफ्टर such specified security have become pari passu with the specified securities issued to the public, तो इनका कहना है 3 साल ही रहेगा, लेकिन कहां से 3 साल, डेट ऑफ अलॉटमेंट से नहीं, डेट ऑफ अलॉटमेंट से नहीं, जब ये लेस कॉल्ड अप वाले जो सिक्योरिटीज हैं ये जब पारी पास हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्जांपल लिख लेते हैं कि आईपीओ हो रहा है, आईपीओ में आप पूरा 10 रुपीज कॉल्ड अप ले रहे हो,
और एग्जिस्टिंग कुछ प्री आईपीओ आपके सिक्योरिटीज हैं जो कम पेड अप हैं या कॉल्ड अप हैं, ठीक है। सपोज वो 6 कॉल्ड अप हैं। अब ये 6 कॉल्ड अप हैं तो आप इसको भी तो कभी ना कभी कॉल करोगे ना। तो जब भी आप कॉल करोगे, जब भी ये 610 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, 4 रुपीज जब भी आप कॉल करोगे और ये 6 से 10 कॉल्ड अप हो जाएंगे, वहां से आपका 3 ईयर्स स्टार्ट होगा, ठीक है। वहां से स्टार्ट होगा लॉक इन। लॉक इन तो पहले भी रहेगा, पर ये जो 3 साल है वो आगे से स्टार्ट होंगे। मतलब एक्स्ट्रा लॉक इन आपको लग जाएगा जब तक वो पारी पासू नहीं होता है, ठीक है। पारी पासू होने में अब जितना भी टाइम आप लगाओगे वो लॉक इन में काउंट नहीं होगा, पर लॉक इन लगा हुआ रहेगा। ऐसा नहीं कि आप बेच दोगे, लॉक इन रहेगा पर लॉक इन में काउंट नहीं होगा। मतलब एक्स्ट्रा पीरियड आपको लॉक इन का सर्व करना पड़ेगा, ऐसा उसका इनडायरेक्टली मतलब होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ऑड पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब इसमें अमेंडमेंट क्या है सर? 3 साल का 18 महीने कर दिया गया है। सेम सेम जो अपन ने ऊपर पढ़ा, 3 साल का 18 महीने हो गया ना, तो यहां भी 3 साल की जगह 18 महीने, ठीक है। तो टॉपिक का है कि लॉक इन स्टार्ट कहां से होगा। अगर डिफरेंस है, कॉल्ड अप अमाउंट में डिफरेंस है, तो कहां से लॉक इन स्टार्ट होगा, वो ये पॉइंट है, ठीक है। इसलिए एंड लिखा हुआ है, स्टार्ट डेट नहीं लिखा है। आप कहोगे सर ऐसा कैसा, बीच का टाइम कहां जाएगा, उसके बारे में बात ही नहीं की है। स्टार्ट कब से होगा बोला ही नहीं है, एंड कब होगा सीधे उसकी बात हो रही है। मतलब आईपीओ से लेके पूरा 3 साल फ्रॉम पारी पासू, जब वो पारी पासू हो जाएंगे वहां से 3 साल जब खत्म होंगे तब आपका लॉक इन कंप्लीट होगा। मतलब थोड़ा आपका लॉक इन बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो अब वो 3 साल की जगह 18 महीने होगा, दैट इज द अमेंडमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है एसआर इक्विटी शेयर्स, ठीक है। आपने पढ़ा होगा रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 3 कि आईपीओ के वक्त अगर आपके कुछ ऑलरेडी इशूड एसआर इक्विटी शेयर्स हैं तो आपको रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 3 अप्लाई होता है। इसमें कुछ क्लॉज होते हैं, मैं आपको पहले दिखा देता हूं, ठीक है। तो इस तरह से आपने पढ़ा होगा हु आर एलिजिबल इशूअर्स, इसमें आपने पढ़ा होगा पूरा, ठीक है, क्लॉज। तो इसमें सेकंड पॉइंट में अमेंडमेंट है, ठीक है। नेटवर्थ का एक पॉइंट होता है, ठीक है, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा मैं क्या टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। कंडीशंस में आपने सेकंड कंडीशन पढ़ा होगा कि जो नेटवर्थ है वो कितना होना चाहिए। नेटवर्थ ऑफ एसआर शेयर होल्डर एज डिटरमिन्ड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर शैल नॉट बी मोर देन 1000 करोड़, ठीक है। तो पहले क्या था और अब क्या है, ठीक है, ध्यान दो। ये क्लॉज है, ठीक है। एसआर शेयर होल्डर shall not be a part of promoter group whose collective net worth is more than 500 crore, ठीक है। और नेटवर्थ ऑफ एसआर शेयर होल्डर शेल नॉट बी मोर देन 1000 करोड़, ठीक है। लैंग्वेज में भी फर्क है, पहले क्या लिखा था कि आप एक ग्रुप का पार्ट नहीं होने चाहिए, ग्रुप का टर्नओवर था। यहां पे अभी ग्रुप का कोई वर्डिंग नहीं है, ग्रुप का कोई वर्डिंग नहीं है, आपका खुद का एसआर शेयर होल्डर का नेटवर्थ की बात हो रही है कि उसका नेटवर्थ 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट है ये। और नेटवर्थ जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, उसके लिए एक गाइडलाइन दी है, while determining the individual net worth, ठीक है, लिखा भी हुआ है individual net worth of SR shareholder, his investment or shareholding in other listed company shall be considered। आपने और कहीं इन्वेस्ट किया है तो वो सब आएगा। और जो इस इशुअर में आपने पैसा लगाया हुआ है, आप एसआर शेयर होल्डर कैसे बने, आपने शेयर्स खरीदे होंगे ना, तो आपका इन्वेस्टमेंट है कुछ, तो इस कंपनी में जो आपका इन्वेस्टमेंट है बस वो काउंट नहीं होगा। और कोई कंपनीज में आपने पैसा लगाया होगा वो सब नॉर्मली कैलकुलेट होगा, सारे एसेट्स जैसे हम लेते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट्स भी लेंगे। सिर्फ इस कंपनी में जिसके लिए आप नेटवर्थ निकाल रहे हो, इस कंपनी के लिए जिसके लिए आप नेटवर्थ निकाल रहे हो, इस कंपनी में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ नहीं लेना है, ठीक है। बट नॉट दैट ऑफ हिज शेयर होल्डिंग इन द इशुअर कंपनी, जिसकी एलिजिबिलिटी के लिए आप नेटवर्थ निकाल रहे हो, ठीक है। तो वो भी क्लैरिफिकेशन दिया गया है। तो सेकंड
पॉइंट में अमेंडमेंट है। पहले कहा गया था कि भैया जो एसआर शेयर होल्डर है वो कोई ऐसे ग्रुप का पार्ट नहीं होना चाहिए जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ नॉट मोर देन 500, ठीक है। और अब बोला गया है कि जो इंडिविजुअल नेटवर्थ है एसआर शेयर होल्डर का दैट शुड नॉट बी मोर देन 1000 करोड़, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट है और कैलकुलेट करते वक्त इस कंपनी में जो आपका पैसा लगा हुआ है, इस कंपनी में जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो काउंट नहीं किया जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में वो आपको नहीं लेना है, ठीक है। फिर एक और फिफ्थ पॉइंट था, उसमें भी अमेंडमेंट है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या था पहले वो पढ़ लेते हैं। एसआर इक्विटी शेयर्स हैज बीन हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। कम से कम 6 महीने आपने होल्ड किए हैं एसआर शेयर्स और अब है उसका 3 मंथ्स, ठीक है। मतलब रिलैक्सेशन दिया है कि कम से कम 3 महीने भी एसआर शेयर्स आपने होल्ड किए होंगे तो भी कंपनी एलिजिबल है फॉर आईपीओ, ठीक है। 6 मंथ्स का मतलब पहले टाइम गैप लगता था, अब वो टाइम गैप 6 मंथ से कम करके 3 ही महीने कर दी गई है, ठीक है। एसआर इक्विटी शेयर्स हैव बीन इशूड प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो बीच की जो गैप है वो कम कर दी है, 3 मंथ्स कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे दो छोटे से अमेंडमेंट्स हैं इन रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 3, ठीक है। तो अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई मेजर चेंज नहीं है, ठीक है, कोई मेजर चेंज नहीं है। तो ये ऐसा आपका गाइडलाइन था। हु आर द एलिजिबल इशूअर्स ऑफ एसआर इक्विटी शेयर्स, तो वो दिया हुआ है जो आपने पढ़ा है कि आपका बिजनेस कैसा होना चाहिए, इंटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आईटी, बराबर, डेटा एनालिटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब में आपका बिजनेस होना चाहिए। फिर अभी जो हमने पढ़ा कि आपका एसआर शेयर होल्डर का जो नेटवर्थ है वो 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर जो फिफ्थ कंडीशन है कि जो गैप है वो 3 मंथ्स हो सकती है, एटलीस्ट 3 मंथ्स मतलब होनी चाहिए। 3 महीने से कम है अगर गैप तो आप आईपीओ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहले ये गैप 6 मंथ्स थी, अब 6 मंथ से कम करके 3 मंथ्स ये कर दिया है। ये मिनिमम गैप है एसआर शेयर्स होल्ड करने में, मतलब इशू करने में और आईपीओ लाने में, इसमें कम से कम 3 महीने की गैप होना जरूरी है, ठीक है। तो बस दो ही अमेंडमेंट्स हैं, बाकी सारे क्लॉजेस वर्ड बाय वर्ड पूरे सेम है, ठीक है। तो ये गाइस आपके आईसीडीआर के अमेंडमेंट्स थे, ठीक है। ये आपके आईसीडीआर के अमेंडमेंट्स थे, बस इतने ही थे आईसीडीआर के अमेंडमेंट्स। 6 अमेंडमेंट्स थे, उसमें से 2 तो लॉक इन के लिए थे, आईपीओ एफपीओ, और एक पार्टली पेड अप शेयर्स के लिए था, ठीक है। मतलब बहुत कुछ मेजर अमेंडमेंट आईसीडीआर में नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं आरईआईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसमें तो सिर्फ 2 ही अमेंडमेंट है। सेम आरईआईटी में भी है, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी है, आपको पता ही होगा दोनों रेगुलेशंस काफी आइडेंटिकल है। तो सेम लाइंस पे दोनों में अमेंडमेंट है, आई एम वेरी क्लियर ऑन व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। दोनों में अमेंडमेंट है, ध्यान दो, इसलिए मैंने कॉमन रखा है दोनों के लिए, दोनों में सिमिलर लाइंस पे अमेंडमेंट है, ठीक है, ध्यान दो। पहला अमेंडमेंट है कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता था, ठीक है, आईपीओ में या एफपीओ में मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। टॉपिक क्या है आपका, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स, दोनों में आता है ये। तो दोनों में सेम क्लॉज था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना लगता है, 50,000, दोनों में 50,000 का मिनिमम सब्सक्रिप्शन लगता था इन्वेस्टर का इन आईपीओ और एफपीओ। और अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो आपका नॉर्मल शेयर्स का आईपीओ का लिमिट होता है ना, वैसा सिमिलर कर दिया है। आईसीडीआर में जो आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन पढ़ते हो, इन्वेस्टर के लिए जो मिनिमम अमाउंट होता है सेम कर दिया है, ठीक है। पढ़ते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट फ्रॉम एनी इन्वेस्टर, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट वर्ड भी ऐड हुआ है, ठीक है। पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन था, अब अमाउंट लिख दिया है, ठीक है। अमाउंट, सॉरी, हाँ, from any investor in IPO, initial or follow-on offer shall fall in the range of 10,000 to 15,000, ठीक है। तो अगर आपने आईसीडीआर में ये पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा, सेम है, 10 to 15,000 के रेंज के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये अमेंडमेंट आया है 30 जुलाई 2021 से। और ट्रेडिंग लॉट में भी अमेंडमेंट है, लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ यूनिट्स करके जो आपका टॉपिक है, लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग करके जो आपका टॉपिक है, दोनों में आता है। उसमें पहले लॉट साइज था 100, कि लिस्टिंग के बाद जब आप उसमें ट्रेडिंग करोगे तो मिनिमम लॉट साइज शुड बी 100 यूनिट्स, और अब उसको घटा के 1 यूनिट कर दिया गया। मतलब सब शेयर्स के लाइन पे लाने की कोशिश की जा रही है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो अमाउंट आना चाहिए
एप्लीकेशन मनी जिसको आप कहते हो, मिनिमम एप्लीकेशन मनी, वो भी शेयर्स के जैसे आईपीओ में जैसी होती है वैसी कर दी है। ट्रेडिंग भी सिंगल शेयर की होती है, तो यहाँ पे भी अब सिंगल यूनिट की भी ट्रेडिंग की जा सकती है। पहले ये लिमिट थी 100 यूनिट्स की, अब इसको घटा के सिंगल यूनिट कर दिया गया है। सिंगल यूनिट 1 यूनिट भी आप ट्रेड कर सकते हो। क्लियर है? तो ऐसे दो छोटे से अमेंडमेंट्स हैं, दोनों में है, आरईआईटी में भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इंडियन इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी। ठीक है, प्राइवेट इक्विटी हम पढ़ रहे हैं अमेंडमेंट्स, और बेसिकली इसमें क्या आएगा, एआईएफ, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, आ जाइए। अब इसमें कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ लेने हैं, बहुत ज़्यादा है नहीं, एक आध दो ही टॉपिक हैं जो थोड़ा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इन्होंने एक कंसेप्ट लाया है, दैट इज लार्ज वैल्यू फंड फॉर अक्रेडिटेड इन्वेस्टर। ठीक है, अलग एक कैटेगरी बना दी है और उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस लाई है। ठीक है, लार्ज वैल्यू फंड, नाम में ही आपको समझ में आ रहा है कि इसका जो वैल्यू होगा, फंड जो पैसा इन्वेस्ट करेगा उसका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए, जिसको एक नाम दे दिया गया है, और ये नाम काफी रेगुलेशंस में आता है, आपको पता होगा। तो अक्रेडिटेड इन्वेस्टर करके इसको नाम दिया गया है। इसको आप एलिजिबल इन्वेस्टर भी समझ सकते हो। तो एलिजिबल इन्वेस्टर्स जो होंगे वही लोग इस फंड में पैसा लगा सकते हैं, और इसमें एक थ्रेशोल्ड भी दिया गया है अमाउंट का, जो नॉर्मल से काफी ज्यादा है। ठीक है, और फिर इनके लिए कुछ स्पेशल रेगुलेशंस बनाई गई हैं। ठीक है, अब सबसे मेन है कि ये अक्रेडिटेड इन्वेस्टर कौन होगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होगा इसका, या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या होगा, और वो जो डेफिनेशन है वो एग्जाम के लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको उसकी डेफिनेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं, कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो लार्ज वैल्यू फंड क्या होता है, कब कोई फंड को हम लार्ज वैल्यू फंड फॉर अ क्रेडिटेड इन्वेस्टर्स कहेंगे। ठीक है, मींस एन एआईएफ, है वो एआईएफ ही। ठीक है, एआईएफ और स्कीम ऑफ एन एआईएफ इन विच ईच इन्वेस्टर, हर एक इन्वेस्टर अदर देन द मैनेजर, स्पॉन्सर, एम्प्लॉय, डायरेक्टर, जो भी आपका इमीडिएट जो लोग हैं, जो हो सकता है पैसा लगाते होंगे फंड में, उनको छोड़ के आउटसाइडर जो लोग हैं, वो हर एक इन्वेस्टर अक्रेडिटेड इन्वेस्टर ही होना चाहिए। आए ख्याल में, मैनेजर, स्पॉन्सर, एम्प्लॉय, डायरेक्टर्स, ये सब छोड़ के जो भी बाहर के लोग पैसा लगा रहे हैं, वो ईच इन्वेस्टर अक्रेडिटेड इन्वेस्टर होना चाहिए, एंड इन्वेस्ट नॉट लेस देन 70 करोड़। ये जो फंड बनेगा लार्ज वैल्यू फंड, ये कितना मिनिमम पैसा लगाएगा, 70 करोड़। सर नॉर्मल कितना होता है, 20 करोड़, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, 20 करोड़ नॉर्मल एआईएफ का कॉर्पस होता है, मिनिमम, मिनिमम है ये, मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल 20 होता है, लार्ज वैल्यू फंड के लिए ये कितना रखा गया है, 50 करोड़ ज्यादा है। ठीक है, ऐसा आप याद रख सकते हो, 20 करोड़ नॉर्मल होता है, 50 करोड़ ज्यादा है, 70 करोड़ मिनिमम इस फंड को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा नया कंसेप्ट लाया गया है, लार्ज वैल्यू फंड फॉर अक्रेडिटेड इन्वेस्टर। अब सवाल उठता है कि सर ये अक्रेडिटेड इन्वेस्टर में कौन कौन आएगा, तो ऊपर इसका प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। चलिए अब अच्छे से समझते हैं, इसमें काफी आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़े बहुत नंबर्स आएंगे तो उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, मीन्स एनी पर्सन हु इज ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट। ठीक है, प्रॉपर ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये एक एजेंसी इसके लिए बनाई गई है जो ये चेक करेगी और फिर उसका सर्टिफिकेट देगी, और जिनके पास ये सर्टिफिकेट होगा अक्रेडिटेशन का, उसी को अक्रेडिटेड इन्वेस्टर कहा जाएगा, और वो ही इस लार्ज वैल्यू फंड में पैसा लगा पाएगा। ठीक है, तो एक एजेंसी बनाई गई है जिसका नाम होगा अक्रेडिटेशन एजेंसी, अक्रेडिटेशन एजेंसी, जिसको ऊपर डिफाइन किया गया है, means a subsidiary of recognized stock exchange or a subsidiary of depository or any other entity as may be specified by board। मतलब बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज की ही सब्सिडरी होगी या डिपॉजिटरी की सब्सिडरी होगी। मतलब ये लोग अपनी एक सब्सिडरी बना सकते हैं एज अ
अक्रेडिटेशन एजेंसी सेबी से इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा उनको, और फिर ये सर्विस वो दे सकते हैं। बेसिकली अक्रेडिटेशन का मतलब क्या है, वो लोग सिर्फ ये क्राइटेरिया चेक करेंगे। वो लोग फंड में जब आप पैसा लगा रहे हो उस वक्त ये क्राइटेरिया चेक करेंगे कि वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और आप अक्रेडिटेड इन्वेस्टर के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। ठीक है, तो ये बेसिकली उनका काम होगा, और वो जैसे ही क्राइटेरिया सेटिस्फाई होते हैं तो वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। ठीक है, तो वो दिया है, और अब यानी कि नया कंसेप्ट लाया है, तो इसलिए लिखा है द बोर्ड में रिकॉग्नाइज एंड अक्रेडिटेशन एजेंसी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी स्पेसिफाइड। तो इसके लिए सेपरेट क्राइटेरिया लाए जाएंगे, बट कौन एजेंसी बन सकता है, सब्सिडरी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और सब्सिडरी ऑफ डिपॉजिटरी और एनी अदर एंटिटी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। 3 लोग आ सकते हैं। ठीक है, और किसी को नहीं बनाया जा सकता, तो 3 लोग आपको एक ख्याल में रखने हैं। ठीक है, तो एनी पर्सन हु इज ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ अक्रेडिटेशन बाय अक्रेडिटेशन एजेंसी हु, अब देखो कौन कौन इन्वेस्टर हो सकता है। अगर वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फैमिली ट्रस्ट है या सोल प्रोप्राइटर है, तो उनको क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं। उनके लिए 3 क्राइटेरिया है, ध्यान देना है। सबसे पहले एनुअल इनकम चेक करेंगे, क्या उनकी एनुअल इनकम एटलीस्ट मिनिमम 2 करोड़ है क्या। 3 क्लॉज है, 3 में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई तो आप अक्रेडिटेड इन्वेस्टर में क्लासिफाई हो जाओगे। 3 में से एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो पहली है कि आपकी एनुअल इनकम कम से कम 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम सेकंड क्राइटेरिया चेक करेंगे। सेकंड क्राइटेरिया, आपका नेटवर्थ शुड बी एटलीस्ट 7 करोड़ 50 लाख रुपीस, 7.5 करोड़, 7 करोड़ 50 लाख रुपीस आपका मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए, जिसका ब्रेकअप भी दिया हुआ है कि ये 7.5 करोड़ में से आउट ऑफ विच नॉट लेस देन क्या होता है, मिनिमम मिनिमम 3 करोड़ 75 लाख, ये क्या है, 50% है। ये आपने आईसीडीआर में भी पढ़ाई होगा। ठीक है, 7.5 करोड़ का 50% यानी कि 3 करोड़ 75 लाख, कैलकुलेटर पे करके देख लो। ठीक है, तो उसका 50% शुड बी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स में क्या क्या आता है, कैश, स्टॉक, शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, सारे इन्वेस्टमेंट सब आते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्राइटेरिया है। ठीक है, तो पहले चेक करेंगे एनुअल इनकम 2 करोड़ है क्या, है तो आप सीधे सीधे अक्रेडिटेड इन्वेस्टर बन जाओगे, आपको और कोई क्राइटेरिया फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं है तो हम सेकंड क्राइटेरिया चेक करेंगे, आपका नेटवर्थ 7 करोड़ 50 लाख है क्या, जिसमें से कम 3 करोड़ 75 लाख शुड बी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। नहीं है अगर, तो आपके लिए एक और रिलैक्स्ड थर्ड क्राइटेरिया है। आई ख्याल में थर्ड क्राइटेरिया कब अप्लाई होगा, जब फर्स्ट और सेकंड दोनों में आप नहीं आ रहे हो तो थर्ड चेक करेंगे, और थर्ड आपको लगेगा रिपीट हो रहा है, पर वो रिपीट नहीं हो रहा है, रिलैक्स्ड वर्जन है। ठीक है, रिलैक्स्ड वर्जन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, थोड़ा रिलैक्स किया गया है कि चलो अगर आपकी एनुअल इनकम 1 करोड़ भी निकली, ऊपर 2 करोड़ है, मतलब आपकी इनकम 2 करोड़ से कम है, तभी तो सी क्राइटेरिया चेक किया जा रहा है ना। अगर आप 2 करोड़ के ऊपर आपकी एनुअल इनकम है तो आप ए में ही आ जाओगे और बन जाओगे अक्रेडिटेड इन्वेस्टर। आए ख्याल में, तो कम से कम अगर आपकी 1 करोड़ भी है, एंड ठीक है, लॉ आपको आता है एंड, ठीक है, एंड मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 5 करोड़, ठीक है, रिलैक्स वर्जन है। 2 करोड़ का आधा इन्होंने किया है 1 करोड़, और 7.5 को कम किया है 5 करोड़, और 5 करोड़ का आधा 50% 2 करोड़ 50 लाख। ठीक है, शुड बी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, ए में सिर्फ एनुअल इनकम है, बी में सिर्फ नेटवर्थ है, सी में दोनों का कॉम्बिनेशन है, एंड है। ठीक है, एनुअल इनकम भी कम से कम 1 करोड़ होनी चाहिए, एंड नेटवर्थ भी 5 करोड़ कम से कम होना चाहिए, जिसके अंदर 2.5 करोड़ रुपए फाइनेंशियल एसेट्स के फॉर्म में होना चाहिए। आ रहा है ख्याल में, रिलैक्स किया है लेकिन फिर कॉम्बिनेशन की कंडीशन डाल दी गई है। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया है। अब इस पे थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, अब इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको क्राइटेरिया दिया रहेगा, इंडिविजुअल दिया रहेगा, और फिर उसकी एनुअल इनकम और नेटवर्थ आपको दिया रहेगा, और आपसे पूछा रहेगा बताइए कि ये अक्रेडिटेड इन्वेस्टर में क्लासिफाई हो सकता है या नहीं हो सकता। क्लियर है, तो ये आपको 3 चीजें ए बी सी याद रखनी है। ठीक है, तो पहला क्लॉज किसके लिए था, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फैमिली ट्रस्ट एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अब सेकंड क्राइटेरिया पे आते हैं कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट है,
बॉडी कॉर्पोरेट में आपका कंपनी भी आ जाती है, ठीक है। तो अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट हो तो आप कब अक्रेडिटेड इन्वेस्टर में आओगे? योर नेटवर्थ इज एटलीस्ट 50 करोड़, 50 करोड़, ठीक है। अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट हो और अगर आप अक्रेडिटेड इन्वेस्टर में क्लासिफाई होना चाहते हो तो आपका मिनिमम नेटवर्थ शुड बी 50 करोड़, ठीक है। एक ही क्लॉज है 50 करोड़। फिर है आप ट्रस्ट हो अदर देन फैमिली ट्रस्ट, क्योंकि फैमिली ट्रस्ट तो इंडिविजुअल के साथ वो फर्स्ट क्राइटेरिया में इंक्लूडेड है। तो अदर ट्रस्ट अदर देन फैमिली ट्रस्ट हैज अ नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 50 करोड़। तो ये याद रखना में मतलब आसान है, बॉडी कॉर्पोरेट एंड ट्रस्ट अदर देन फैमिली ट्रस्ट दोनों में नेटवर्थ होना चाहिए 50 करोड़, तो आप आओगे। एंड थर्ड इज पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, अलग से ही क्लॉज दिया है पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होता, आपको पता होगा लॉ में, तो इसलिए फर्म पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसके हर एक पार्टनर को ऊपर के क्लॉजेस फुलफिल करने पड़ेंगे। अगर पार्टनर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल का क्लॉज अप्लाई होगा, बॉडी कॉर्पोरेट है बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी है तो कंपनी, जो भी पार्टनर बन सकता है ऊपर में जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में आता है उसको अपना अपना क्लॉज पूरा करना है। अगर हर पार्टनर मेरा एलिजिबल है तो फर्म भी एलिजिबल मानी जाएगी, ठीक है, ध्यान दो। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म सेटअप अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, each partner independently meets the eligibility criteria for the accreditation। क्लियर है? चलिए, तो ऐसे 4 क्लॉजेस हैं, ठीक है। पहला क्लॉज है इंडिविजुअल एचयूएफ फैमिली ट्रस्ट सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड है बॉडी कॉर्पोरेट, थर्ड है ट्रस्ट अदर देन फैमिली ट्रस्ट एंड फोर्थ इज फॉर पार्टनरशिप फर्म। काम का कौन सा है? इंडिविजुअल वाला, इंडिविजुअल एचयूएफ फैमिली ट्रस्ट एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ख्याल में आ गया होगा। इसका आप डायग्राम भी बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं भाई। चलो, अक्रेडिटेड इन्वेस्टर तो हम पहले चेक करेंगे वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फैमिली ट्रस्ट है या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है क्या, तो उसमें चेक करेंगे। उसमें क्या चेक करेंगे? पहला, एनुअल इनकम ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 करोड़, नेटवर्थ greater than or equal to 7.5 crore, out of which financial asset should be at least 3.75 crore, ठीक है। और थर्ड है annual income is greater than or equal to 1 crore and plus net worth is greater than or equal to 5 crore, out of which 2.5 crore में होना चाहिए फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। तो तीनों में से एक में भी आया तो आप इसमें आ जाओगे। सेकंड है बॉडी कॉर्पोरेट और सेम है फॉर ट्रस्ट, तो इसमें ही ऐड कर लो ऑब्लिक ट्रस्ट अदर देन फैमिली ट्रस्ट, ठीक है। तो एक ही है, नेटवर्थ एटलीस्ट 50 करोड़, ठीक है। और अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो फिर ईच पार्टनर पे वो कंडीशन लग जाएगी। अगर ईच पार्टनर एलिजिबल है तो फर्म भी एलिजिबल मानी जाएगी, ठीक है। क्लियर है? तो ऐसा आप डायग्राम बना लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है। थ्योरी प्रैक्टिकल कुछ भी इसमें से आ सकता है। चलिए बना लो फटाफट, पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा करना है आप कर सकते हो। चलिए, क्लियर है, इजी है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लार्ज वैल्यू फंड, ये हो गया अक्रेडिटेड इन्वेस्टर और वो हो गया अक्रेडिटेड एजेंसी, ठीक है। तीनों कनेक्टेड पॉइंट हो गए। इसके अलावा जो डेफिनेशंस ऐड हुई हैं वो काम की नहीं है। इसमें एक और पॉइंट है इसी डेफिनेशन में, अक्रेडिटेड इन्वेस्टर में कुछ इन्वेस्टर्स को डीम किया गया है कि वो अक्रेडिटेड इन्वेस्टर है, मतलब उसमें आपको ये एनुअल इनकम नेटवर्थ कुछ भी चेक नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट डीम किया गया है, मान लिया गया है कि ये सारे अक्रेडिटेड इन्वेस्टर में आएंगे। कौन कौन है? आ जाइए। प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डेवलपमेंटल एजेंसी, आपको पता ही होगा डेवलपमेंटल एजेंसी सेटअप बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और फंड्स सेटअप बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ठीक है, एज डिफाइंड बाय आईसीडीआर। फिर है कैटेगरी 1 एफपीआई, ठीक है, एग्जीक्यूटिव में आपने पढ़ा होगा, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, मल्टीलैटरल एजेंसीज और एनी अदर एंटिटी एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। तो इतने लोगों को डीम किया जाएगा, ठीक है। तो दिया है, शैल बी डीम टू बी अ क्रेडिटेड इन्वेस्टर
एंड मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ अक्रेडिटेशन। इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स हैं और बिना कोई सर्टिफिकेट भी माने जाएंगे कि अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स हैं और ये इन्वेस्ट कर सकते हैं इन लार्ज वैल्यू फंड्स। ठीक है, कौन कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड है डेवलपमेंटल एजेंसीज, फोर्थ है फंड्स, सब वही डेवलपमेंटल एजेंसीज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, फंड सेटअप बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फिफ्थ है क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, सिक्स्थ है कैटेगरी 1 एफपीआई, सेवन है सॉवरेन वेल्थ फंड्स, ये भी सब आपने पढ़ा होगा, और मल्टीलैटरल एजेंसीज भी आपको पता होगा। ठीक है, तो ये सब 8 लोगों को डीम किया गया है कि ये बाय डिफॉल्ट अक्रेडिटेड इन्वेस्टर में आएंगे और इनको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? 8 लोग हैं, लिस्ट बना लो, नाम याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें भी केस स्टडी बेस्ड सिचुएशन बन सकती है, इसमें मतलब डेफिनेशन आ गई तो आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसे 2 पार्ट्स में आप ख्याल में रखो, एक है क्राइटेरिया और एक है उसका एक्सेप्शन, भाई किन लोगों को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए, 8 लोग हैं, आगे बढ़ते हैं। बाकी पॉइंट्स कुछ देखो खास काम के नहीं है। डेट फंड क्या है भाई? ऐसा फंड जो प्राइमरली डेट में इन्वेस्ट करता हो, डेट लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो या सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो, तो उसको डेट फंड कहेंगे, जो प्राइमरली मेजॉरिटी पैसा डेट में डालता हो। डेट कोई भी हो सकती है, लिस्टेड, अनलिस्टेड, एसडीआई, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं। फिर है इन्वेस्टेबल फंड्स। ठीक है, कितना इन्वेस्टेबल फंड मानेंगे, क्योंकि इसका बार बार रेफरेंस आता है। 25% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड, 75% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड, ऐसा बेस आता है। इन्वेस्टेबल फंड एक बेस है कैलकुलेशन का। तो क्या मतलब होता है? कॉर्पस माइनस नेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एडमिन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फंड। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। जितना भी पैसा आया है, कॉर्पस जिसको आप कहते हो, जितना भी फंड में इन्वेस्टर से पैसा मिला है, माइनस आपका जो भी खर्चा है फंड चलाने का, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का जो एक्सपेंस है, वो हाथों हाथ माइनस कर लो, क्योंकि पहले फंड के खर्चे होंगे, उसके बाद आएगा इन्वेस्टेबल फंड, मतलब कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। मतलब पहले आपको खर्चे माइनस करने, ऐसा ना हो पैसा पूरा इन्वेस्ट कर दें और एडमिन और मैनेजमेंट का पैसा देने के लिए पैसे ही ना बचे, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो भी आपका कॉर्पस आएगा, जो भी फंड्स कलेक्ट होंगे इन्वेस्टर से, सबसे पहले आप एक्सपेंडिचर माइनस करोगे और बचा हुआ पैसा ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसी को हम कहेंगे इन्वेस्टेबल फंड्स। ठीक है, चलिए, तो ये काम का नहीं है। चलिए चलिए चलिए, यूनिट तो आपको पता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, कुछ खास नहीं है, स्किप कर सकते हो आप, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो टेनोर में, टेनोर जो आप पढ़ते हो क्लॉज, टेनोर पढ़ते हो जो आप क्लॉज, मैं बता देता हूं क्या पढ़ते हो आप। ठीक है, ये आपने टेनोर पढ़ा होगा। ठीक है, कैटेगरी 1 एंड 2 3 सब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें अभी इन्होंने नीचे एक क्लॉज ऐड कर दिया है टेनोर में। ठीक है, कि provided that the large value funds for a credit investor may be permitted, ठीक है, राइट दिया है, may be permitted to extend its tenor। ठीक है, नॉर्मली देखो extend का क्या लिखा है, यहां लिखा हुआ है tenor may be extended by a further period of 2 years only in case of closed ended fund subject to approval of 2/3 of the unit holders by value। यहां लिखा है कि आप बियॉन्ड 2 years भी एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मल जो क्लॉज है उसी का एक्सेप्शन है कि नॉर्मली आप कितना एक्सटेंड कर सकते हो, 2 years, बियॉन्ड 2 years नॉर्मली अलाउड नहीं है, बट फॉर लार्ज वैल्यू फंड्स 2 years से भी बियॉन्ड आप एक्सटेंड कर सकते हो टेनोर को। ठीक है, मे बी परमिटेड टू एक्सटेंड इट्स टेनोर बियॉन्ड 2 years subject to the terms of contribution agreement, other fund documents and such conditions as may be specified by SEBI। ठीक है, तो सेबी के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से अगर आप कंप्लाई करते हो, आपके एग्रीमेंट में भी सब लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट जो भी आपका हो, तो फिर आप कर सकते हो। ठीक है, पावर है, इंटरनल गाइडलाइंस में पावर है, तो आप बियॉन्ड 2 years भी एक्सटेंड कर सकते हो, लॉ आपको परमिट करता है। ठीक है, जैसे हम कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट टू एओए, तो सब वे ऐसा ही है, सब्जेक्ट टू भाई आपके जो एग्रीमेंट्स हैं उसमें अगर पावर है तो फिर आप एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए, क्लियर है, छोटा सा एक पॉइंट ऐड किया है। तो ये आपका क्लॉज था, इंसर्ट हुआ है। ठीक है,
नया क्लॉज इंसर्ट हुआ है फॉर लार्ज वैल्यू फंड्स। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए अब आते हैं जनरल इन्वेस्टमेंट कंडीशंस रेगुलेशन 15। ठीक है, अब मैंने पूरा पूरा ही क्लॉज दे दिया है, पूरा अमेंडमेंट नहीं है। आपको समझ में आए कि भाई सर क्या पढ़ा रहे, बार बार वही मैं पूरे रेगुलेशन आपको दिखा नहीं सकता, तो एक दो पॉइंट में मैंने पूरे ही दे दिए हैं। ठीक है, जहां जहां अमेंडमेंट है वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरल इन्वेस्टमेंट कंडीशंस आपने पढ़े हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट है उसमें हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्लॉज सी है, क्लॉज सी है। ठीक है, क्लॉज सी है। क्लॉज सी क्या बोलता है? कैटेगरी 1 and 2 AIF shall invest not more than 25% of the investable funds in an investee company directly or indirectly, directly or through investment in the units of other AIF। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप 25% से ज्यादा एक कंपनी में नहीं लगा सकते, ये नॉर्मल रूल है। ठीक है, नॉर्मल रेस्ट्रिक्शन है, लिमिट है, जो भी कहो, 25% से ज्यादा आप नहीं लगा सकते। ठीक है, एक ही कंपनी में, एक ही इन्वेस्टी कंपनी में एक फंड अपना जो इन्वेस्टेबल फंड है उसका 25% से ज्यादा एक जगह नहीं लगा सकता। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क आप कहते हो ना, पूरा पैसा एक ही लगा देंगे तो सही नहीं होता है, अलग 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 कंपनीज में फंड को पैसा लगाना चाहिए, तो इसीलिए एक कंपनी की लिमिट है 25%। अब इसके लिए एक एक्सेप्शन दिया है, प्रोवाइडेड दैट लार्ज वैल्यू फंड्स फॉर अ क्रेडिट इन्वेस्टर ऑफ कैटेगरी 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 कैटेगरी AIF में जो भी लार्ज वैल्यू फंड्स होंगे, क्योंकि ये क्लॉज ही कैटेगरी 1 and 2 का है, क्लॉज ही 1 and 2 का है, तो लार्ज वैल्यू फंड्स भी 1 and 2 के ही देखेंगे। मे इन्वेस्ट अप टू 50%। ठीक है, डबल लिमिट है, हर चीज डबल है। ठीक है, तो नॉर्मली 25% की लिमिट है, लार्ज वैल्यू फंड्स के लिए 50% की लिमिट है, कि लार्ज वैल्यू फंड्स एक ही कंपनी में अपना 50% भी डाल सकते हैं, 50 से ज्यादा नहीं डाल सकते, 50 लेकिन डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी पूरा क्लॉज सेम है। ऑफ द इन्वेस्टेबल फंड्स इन एन इन्वेस्टी कंपनी डायरेक्टली और थ्रू इन्वेस्टमेंट इन द यूनिट्स ऑफ अदर AIF। क्लियर है? तो बस एक एक्सेप्शन दिया है फॉर लार्ज वैल्यू फंड्स। ठीक है, टेनोर में भी एक्सेप्शन ही था, हर जगह देखो एक्सेप्शन ही है फॉर लार्ज वैल्यू फंड्स। मेजर अमेंडमेंट इसमें लार्ज वैल्यू फंड्स का ही है। ठीक है, तो टेनोर में भी एक्सेप्शन है कि 2 साल से ज्यादा भी आप पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हो। कैटेगरी 1 and 2 का अगर लार्ज वैल्यू फंड है तो उसमें भी एक ही इन्वेस्टिंग कंपनी में 50% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड तक आप पैसा लगा सकते हो। ठीक है, नॉर्मल लिमिट है 25%, फॉर लार्ज वैल्यू फंड इट इज 50%। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्लॉज डी में भी अमेंडमेंट है। क्लॉज डी इज फॉर कैटेगरी 3। अब कैटेगरी 3 के लिए क्या लिमिट है, पूरा पढ़ लेते हैं पहले अच्छे से। कैटेगरी 3 AIF shall invest not more than 10%। ठीक है, 10% of the net asset value in the listed entity of an investee company and shall not invest not more than 10% of the investable fund in securities other than listed equity। मतलब दो पार्ट्स में बांटा गया है, लिस्टेड इक्विटी है तो भी 10% है, और सिक्योरिटीज अदर देन लिस्टेड इक्विटी, जो भी सिक्योरिटीज आती हैं, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, जो भी और सिक्योरिटीज आती होंगी, उन सब का मिला के 10% है, मतलब 10 10 टोटल 20% की लिमिट है। ठीक है, 10% लिस्टेड इक्विटी के लिए, और अदर देन लिस्टेड इक्विटी में जो भी सिक्योरिटीज आती होंगी सिक्रा एक्ट के हिसाब से, उन सब में मिला के 10%, 10 10 टोटल 20% की लिमिट है। ठीक है, क्लियर है क्या? देखो, तो पहले क्या था, मैं अमेंडमेंट बताता हूं फिर। ठीक है, पहले देखो क्या था कि कैटेगरी 3 नॉट मोर देन 10%। ठीक है, सिर्फ किसके लिए था? इन जनरल था। ठीक है, इन एन इन्वेस्टी कंपनी। ठीक है, मतलब इक्विटी अदर देन इक्विटी ऐसा कोई कैटेगराइजेशन पहले नहीं था। पहले सीधे सीधे जैसे ऊपर था ना, ऊपर नहीं पड़ा कि एक इन्वेस्टी कंपनी में 25%, कैटेगरी 1 and 2 25%, कैटेगरी 3 के लिए लोअर लिमिट है 10% की। ठीक है, बिफोर अमेंडमेंट कैटेगरी 3 10% पूरी इन्वेस्टी कंपनी में लगा सकता था ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल इक्विटी मेंशन नहीं था पहले। अब उन्होंने क्या किया है, दो पार्ट्स में बांट दिया है। इक्विटी में लगाना है 10%, सिक्योरिटीज अदर देन इक्विटी में लगा है तो अलग से 10%, 10 10 टोटल 20% आप लगा सकते हो। ठीक है, और अगर आप लार्ज वैल्यू फंड्स हो, कैटेगरी 3 का ही लार्ज वैल्यू फंड हो फॉर अ क्रेडिट इन्वेस्टर ऑफ कैटेगरी 3 AIF में इन्वेस्ट अप टू डबल 20% इन इक्विटी एंड 20% इन
सिक्योरिटीज अदर देन लिस्टेड इक्विटी, ठीक है। तो नॉर्मल फंड्स के लिए क्या है कैटेगरी 3 में 10 10 20, इसमें है 20 20 40, क्लियर है। तो ये आपका अमेंडमेंट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इजी अमेंडमेंट है कि अब कैटेगरी 3 है तो उसमें लिस्टेड इक्विटी में आपको लगाना है, तो इसमें नॉर्मल फंड्स हैं तो उसका 10% है, और अगर लार्ज वैल्यू फंड है तो उसके लिए 20% है। फिर सिक्योरिटीज अदर देन लिस्टेड इक्विटी यानी इक्विटी के अलावा, तो इसमें भी सेम नॉर्मल हो तो 20%, सॉरी 10%, और अगर आप लार्ज वैल्यू फंड हो तो 20%, ठीक है। अब बना लो, सिंपल क्लॉज है, बना लो बना लो बना लो बना लो, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट है, पॉज करो और बना लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी 3 के लिए अमेंडमेंट है, और फिर एक और अमेंडमेंट है इसमें क्लॉज 5 में, ठीक है। क्लॉज 5 में अमेंडमेंट है, तो पहले क्या था पहले पढ़ लेते हैं क्लॉज 5, क्लॉज एफ, ठीक है। क्लॉज एफ पहले क्या था कि अगर आपका कुछ पैसा है जो इन्वेस्ट आप नहीं कर पाए, अनइन्वेस्टेड फंड, ठीक है, अनइन्वेस्टेड पोर्शन ऑफ इन्वेस्टेबल फंड, आपके पास 10 करोड़ रुपए लगाने के लिए है, पर अभी आपने 8 करोड़ रुपए ही लगाए हैं, आप अपॉर्चुनिटीज अभी भी ढूंढ रहे हो, 2 करोड़ रुपए लेकिन आपके पास पड़े हैं। अब ये 2 करोड़ रुपए आप कहां रखोगे, इसके लिए भी लॉ था, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ अनइन्वेस्टेड पोर्शन है ये आपको कहां पैसा लगा सकते हो, मे बी इन्वेस्टेड इन लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। पहला ऑप्शन है लिक्विड म्यूचुअल फंड, सेकंड इज बैंक डिपॉजिट्स, थर्ड इज अदर लिक्विड एसेट्स ऑफ हायर क्वालिटी सच एज ट्रेजरी बिल, सीबीएलओ, ये अभी आपको नहीं समझेगा, इसका नाम है कोलेटरलाइज बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, ये थोड़ा आरबीआई रेगुलेशंस में आता है। तो बेसिकली ये इसमें एक्चुअली अपडेशन आया है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। मतलब सिक्योरिटीज के अगेंस्ट आप लेंडिंग बोरोइंग करते थे, जैसे आप रेपो रिवर्स रेपो पढ़ चुके हो, सेम ही है, ठीक है। रेपो रिवर्स रेपो जैसा है। तो सीबीएलओ, कॉमर्शियल पेपर, सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स टिल द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स एज पर द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तो नॉर्मल क्लॉज था कि कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो लिक्विड म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, बैंक डिपॉजिट में लगा सकते हो, ट्रेजरी बिल में लगा सकते हो, बराबर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में लगा सकते हो, इन सब में लिक्विड फंड्स में लगा सकते हो। अब क्या है, अब इसमें 2-3 अमेंडमेंट्स हैं एक ही क्लॉज में, क्या है मैं आपको बताता हूं। पहला है कि क्या इन्वेस्ट करना है, उसमें अब पहले एक ही था, पहले एक ही था, अनइन्वेस्टेड पोर्शन के लिए था, अब एक और इसमें डाला गया है, ठीक है। पहला सेम है, अनइन्वेस्टेड पोर्शन ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स, एंड नई चीज ऐड की है, डाइवेस्टमेंट प्रोसीड्स पेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कि अगर आपने कुछ एसेट बेचा है, कहीं के शेयर्स बेचे हैं, जहां भी आपने पैसा लगाया था, अगर वो आप वहां से एग्जिट ले रहे हो और वहां से आपने बेच के आपके पास पैसे हैं, अब पैसे जैसे ही आए डिस्पोजल करने के बाद, तुरंत तो आप इन्वेस्टर्स में बांटोगे नहीं, या री इन्वेस्ट आप इतनी जल्दी करोगे नहीं, कुछ समय तक आपके पास वो पड़े रहेंगे। तो वो पार्ट पहले रेगुलेशंस में कवर्ड नहीं था, अब वो भी इसी में कवर किया गया है कि अगर डिस्पोजेबल के बाद इन्वेस्टर्स को बांटने के पहले या री इन्वेस्टमेंट करने की तक अगर आपके पास कुछ समय तक पैसा डिस्पोजल का पड़ा है, वो भी आप इन्हीं जगहों पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब कौन सा पैसा लगा सकते हैं, उसमें दो है, अनइन्वेस्टेड पोर्शन एंड divestment proceeds pending distribution to investor may be invested in the liquid mutual funds, बैंक डिपॉजिट्स, अदर लिक्विड एसेट्स ऑफ हायर क्वालिटी। बस यहाँ पे आप ध्यान दो, आरबीआई गाइडलाइंस में अमेंडमेंट आया था नवंबर 2018 में कि ये जो सीबीएलओ है, ये जो सीबीएलओ है, ये अब हो गया है ट्राई पार्टी रेपो डीलिंग एंड सेटलमेंट, ट्रिप्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसका नाम है ट्राई पार्टी रेपो डीलिंग एंड सिस्टम सेटलमेंट, ठीक है। तो बस नाम बदला हुआ है और कुछ सिस्टम, मतलब और कुछ खास नहीं बदला है, सिस्टम थोड़ा सा बदल गया है, तो उन्होंने नाम को अपडेट कर दिया है, सीबीएलओ की जगह
ट्रिप्स, TRIPS, यानी कि ट्राई पार्टी रेपो डीलिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम आ गया है। ठीक है, बाकी लगभग सेम है। ठीक है, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है, बाकी पूरा सेम है। तो सिर्फ इन्होंने क्या किया, CBLO का नाम अपडेट कर दिया जो RBI ने अपडेट किया था, और फिर एक और पॉइंट ऐड कर दिया है, डाइवेस्टमेंट प्रोसीड्स पेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये पैसा भी आप यहीं पे लगा सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही देखो छोटा सा अमेंडमेंट है। सिर्फ क्या ऐड किया है उन्होंने, सिर्फ क्या ऐड किया है उन्होंने, ये ऐड किया है। ठीक है, ये सिर्फ ऐड किया है और ये नाम अपडेट कर दिया है। क्लियर है, और कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपके जनरल कंडीशंस में 3 अमेंडमेंट्स हैं। कैटेगरी 1 एंड 2 के लिए जो है वो आपका लार्ज वैल्यू फंड्स के लिए हायर लिमिट है। डी में कैटेगराइजेशन बदल गया है और लार्ज वैल्यू फंड्स के लिए अपर लिमिट दे दी गई है, जिसका चार्ट आपने बना लिया होगा। और अनइन्वेस्टेड पोर्शन में हल्का सा एक पॉइंट ऐड हो गया, बस इतना ही अमेंडमेंट है। मैंने पूरा क्लॉज आपको दे दिया है ताकि आप कंपेयर कर पाओ, ठीक है, समझ पाओ। ठीक है, ये हो गया जनरल कंडीशंस का अमेंडमेंट। आगे बढ़ते हैं, अब है कंडीशंस फॉर कैटेगरी 1 AF। ठीक है, कैटेगरी 1 के जो कंडीशंस हैं उसमें क्या अमेंडमेंट है वो पढ़ते हैं, रेगुलेशन 16। ठीक है, आ जाओ। चलो, पहला क्लॉज जो है उसमें अमेंडमेंट है कि कैटेगरी 1 जो है वो कहां इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो पहला है, पहले क्या था वो मैं बता देता हूं आपको, शेल इन्वेस्ट इन इन्वेस्टी कंपनीज। ठीक है, जिसकी डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग्स, SPV, LLPs, और इन यूनिट्स ऑफ अदर कैटेगरी 1 AIF ऑफ सेम सब कैटेगरी। ठीक है, ये पहले इतनी जगह आप लगा सकते थे। ठीक है, कैटेगरी 1 वाला है तो नॉर्मल जो है वो तो है ही, सिर्फ कैटेगरी 1 वाला कैटेगरी 1 में ही लगा सकता था, कैटेगरी 1 वाला कैटेगरी 1 में ही लगा सकता था, वो भी सेम सब कैटेगरी का। आपको पता होगा कैटेगरी 1 में सब कैटेगरीज होते हैं, वेंचर कैपिटल फंड्स, इसमें जो 4 कैटेगरीज होते हैं ना, आपको पता होगा, ये रहा वेंचर कैपिटल फंड्स, फिर आपका सोशल वेंचर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है, और एक था आई थिंक स्टार्टअप, कहाँ गया, हाँ SME फंड, सॉरी। ठीक है, ऐसे 4 सब कैटेगरीज होते हैं। तो इन्होंने कहा है कैटेगरी 1 का कैटेगरी 1 में ही कर सकता है, और वो भी सेम कैटेगरी में। तो अगर मैं वेंचर कैपिटल फंड हूं तो मैं दूसरे वेंचर कैपिटल फंड में ही लगा सकता हूं, मैं SME वाला हूं तो SME में लगा सकता हूं, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर हूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकता हूं, सेम सब कैटेगरी में आप लगा सकते हो। ठीक है, अब एक बस क्लॉज और इन्होंने ऐड कर दिया है, और वो क्या है, ठीक है, पूरा क्लॉज सेम है, सिर्फ क्या उन्होंने ऐड कर दिया है, और इन यूनिट्स ऑफ कैटेगरी 2 AIF। ठीक है, कैटेगरी 2 और 3 में सब कैटेगरीज नहीं होती। ठीक है, उसमें एक ही कैटेगरी होती है। तो आप अब 1 वाला कहां कहां पैसा लगा सकता है, बोलो। अगर मैं कैटेगरी 1 वाला हूं तो मैं कैटेगरी 1 सेम सब कैटेगरी में लगा सकता हूं, और मैं कैटेगरी 2 में भी लगा सकता हूं। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट है, बस कैटेगरी 1 वाला कैटेगरी 2 में भी लगा सकता है, जो कि पहले अलाउड नहीं था। ठीक है, ये अमेंडमेंट है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर पहला जो सब कैटेगरी होता है दैट इज वेंचर कैपिटल फंड्स। इसमें अगर आप देखोगे तो पहले का स्ट्रक्चर काफी अलग था। ठीक है, कि वेंचर कैपिटल फंड अगर आप बना रहे हो, कैटेगरी 1 वेंचर कैपिटल फंड बना रहे हो, तो उसमें था 2/3 और 1/3 ऐसे ब्रेकअप था, कि 2/3 कम से कम यहां लगाना पड़ेगा, बचा हुआ 1/3 यहां लगाना पड़ेगा, प्रॉपर ब्रेकअप था। तो VCA वेंचर कैपिटल का जो ब्रेकअप था, और जो बाकी 3 फंड है, SME फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और जो ये है, क्या यार नाम ही भूल जाता हूं, सोशल वेंचर फंड। ठीक है, तो इनमें अंदर का स्ट्रक्चर अलग था और वेंचर कैपिटल का अंदर का स्ट्रक्चर अलग था। अब उन सबको उन्होंने यूनिफॉर्म कर दिया है। आए ख्याल में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, VCF का स्ट्रक्चर अलग ही था और बाकी 3 फंड्स का स्ट्रक्चर अलग था। तो अब उन्होंने चारों का स्ट्रक्चर सिमिलर बना दिया है। ठीक है, तो अब क्या है, अब आपको क्या ख्याल में रखना है, ध्यान दो कि अगर आप वेंचर कैपिटल फंड हो कैटेगरी 1 वाले,
अब आपको पैसा कहां लगाना है, इन्वेस्टमेंट कंडीशंस क्या है, एटलीस्ट 75%, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर सब में है कि कम से कम 75% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स आपको इन्वेस्ट करना है। कहां कहां, नंबर 1 अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग और इन कंपनीज लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन एसएमई प्लेटफॉर्म और एसएमई सेगमेंट ऑफ द एक्सचेंज। यहां पे आपको कम से कम 75% इन्वेस्ट करना है। आए ख्याल में? तो एआईएफ आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा, कंसेप्ट में भी पढ़ा होगा कि वो अनलिस्टेड में ज्यादा पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में आपको ज्यादा पैसा लगाना है, ठीक है। तो ये है, प्रोविजो कुछ खास काम का नहीं है, ठीक है। तो पहले 2/3 1/3 था, अभी सीधे 75 कर दिया है, ठीक है। तो 2/3 तो आपको एक जगह लगाना ही था, बचा हुआ 2/3 भी कहां लगाना था वो भी उन्होंने डिक्टेट करके रखा था, पर अब उन्होंने बचा हुआ 25 कहां लगाना है, 75 बचेगा कितना, 25, बचा हुआ 25 के लिए कुछ भी डिक्टेशन नहीं दिया है, ठीक है। तो ये क्लॉज पूरा डिलीट कर दिया है, ये क्लॉज पूरा 1/3 वाला जो रिमेनिंग था वो कहां लगाना है, अब वो डिक्टेट नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बस हमको मिनिमम 75 यहां लगा के चाहिए, बाकी आप देखो, ठीक है। और बाकी मतलब अनइन्वेस्टेड फंड होगा तो अनइन्वेस्टेड फंड्स तो ऊपर लिखा ही हुआ है ना, लिक्विड फंड्स में आपको यूज करना है, ठीक है। तो सिंपल, बाकी जैसे फंड्स का था वैसे ही स्ट्रक्चर वेंचर कैपिटल फंड का भी कर दिया है। अब आप वेंचर कैपिटल फंड देखोगे या एसएमई फंड देखोगे या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देखोगे या सोशल वेंचर फंड देखोगे, सबका स्ट्रक्चर सेम दिखेगा, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मिटी थोड़ी सी लाई गई है, ठीक है। 75% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स इन अनलिस्टेड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, या एसएमई सेगमेंट का लिस्टेड या प्रपोज टू बी लिस्टेड वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज किया गया है, पहले 2/3 था अब 75 कर दिया है, ठीक है। पहले 2/3 था अभी 75 कर दिया है, 2/3 को 75% कर दिया है। और 1/3 कहां लगाना है वो भी पहले लिखा हुआ था, पूरी लिस्ट दी हुई थी कि इन्हीं में से कहीं लगाना पड़ेगा, पर अब बचा हुआ 25 आपको कहां लगाना है उसके लिए कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट हुआ है वेंचर कैपिटल फंड कैटेगरी 1 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये एक मेजर अमेंडमेंट है। और एक अमेंडमेंट है, ये आपने शायद पढ़ा भी नहीं होगा बट मैं बता देता हूं, ठीक है। इसमें भी कुछ अमेंडमेंट नहीं है, इसमें करेक्शन है, ठीक है। कि पहले जो एक एग्जम्पशन था आपने पढ़ा होगा एग्जीक्यूटिव में, पीआईटी रेगुलेशंस, याद आ रहा है कुछ, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, पीआईटी रेगुलेशंस, ठीक है। तो इस रेगुलेशन में अभी भी उसका रेफरेंस जो है वो पुराने पीआईटी रेगुलेशन का था 1992, तो उसको अपडेट किया है, आए ख्याल में? तो अब पीआईटी रेगुलेशंस कौन सी हैं, 2015 की है, बस वो अपडेट कर दिया है, पीआईटी रेगुलेशंस 2015। तो क्लॉज भी तो बदलेंगे ना, पहले क्लॉज थे 3 एंड 3A, पुराने रेगुलेशन में जो क्लॉज थे वो 3 एंड 3A हैं, जो आज की गाइडलाइन का रेफरेंस है रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1-2, ठीक है, 3-1-2 और 4 का 1, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा कि आप कोई भी इनसाइड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप कोई भी इनसाइड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोक्योर भी नहीं कर सकते, ठीक है। 3-1 क्या कहता है, आप बांट नहीं सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अगर आपके पास प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो आप उसको बांट नहीं सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अगर, और दूसरा कि आप उसको प्रोक्योर भी नहीं कर सकते। तो 3-1 3-2 और 4-1 था कि अगर आपके पास पोजेशन है प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का तो उसके बेसिस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये तीन जो रेस्ट्रिक्शंस हैं या ये जो गाइडलाइंस हैं ये अप्लाई नहीं होती, इनका रिलैक्सेशन दिया गया है कि अगर आप एक वेंचर कैपिटल फंड हो और आपने कोई एसएमई कंपनी में पैसा लगाया है, आप वेंचर कैपिटल फंड हो आपने एसएमई में पैसा लगाया हुआ है, तो इन दैट केस पीआईटी रेगुलेशंस का ये जो क्लॉज है 3-1-2 और 4-1 ये आपको अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली रिलैक्सेशन है, तो रिलैक्सेशन पहले भी था, रिलैक्सेशन अब भी है। तो सर अमेंडमेंट क्या है, सिर्फ क्लॉज अपडेट किया है, रेगुलेशंस क्योंकि अपडेट हुई हैं, पुराने रेगुलेशन 1992 के थे अब 2015 के हैं, तो उनके जो रेगुलेशन के नंबर्स हैं और जो नाम है बस वो बदला है, रिलैक्सेशन पहले भी था, रिलैक्सेशन अब भी है, क्लियर है। तो बस करेक्शन है ये, अब अमेंडमेंट नहीं है, करेक्शन है, ठीक है।
बाकी पूरा क्लॉज सेम है, ठीक है। चलिए, तो आई होप अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आपको समझेगा, ठीक है। पूरे अमेंडमेंट में मैं आपको यही याद दिलाऊंगा कि अगर आपने ओरिजिनल क्लॉज पढ़ा है तो ही आपको समझेगा, ओरिजिनल क्लॉज नहीं पढ़ा है तो आपको अमेंडमेंट नहीं समझेंगे। क्लियर है? चलिए सर, तो ये अपडेट हुआ है, बाकी पूरा सेम है। चलिए सर आगे बढ़े, बाकी कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। मैंने दे दिया है पूरा क्लॉज, बट उसमें कोई चेंज नहीं है। तो क्या क्या अमेंडमेंट है कैटेगरी 1 में, बोलो। कैटेगरी 1 में क्या क्या है? पहला कि कैटेगरी 1 अब कैटेगरी 2 एआईएफ में भी पैसा लगा सकते हैं। फिर जो कैटेगरी 1 था उसमें 4 प्रकार के फंड्स होते हैं, उसमें वेंचर कैपिटल फंड में अमेंडमेंट है। वेंचर कैपिटल फंड का इंटरनल स्ट्रक्चर जो था इन्वेस्टमेंट कंडीशंस का वो बदल दिया गया है। पहले 2/3 1/3 का था, अभी सीधे 75 का कर दिया है। 2/3 की जगह, यानी 2/3 क्या होता है 66.6 के को बढ़ा के 75 कर दिया है, जो अदर फंड्स में जैसा है। एसएमई फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सोशल वेंचर फंड, इनमें भी ऐसा ही स्ट्रक्चर था 75% का। तो 75% पैसा वेंचर कैपिटल फंड को कहां लगाना है? अनलिस्टेड इक्विटी में और इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग और एसएमई, ठीक है। तो यहां आपको पैसा लगाना है। क्लियर है? और 2/3 1/3 वाला क्लॉज उड़ा दिया, मतलब बचा हुआ 25 कहां लगाना है इसके लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और फिर एक एग्जम्पशन था, उसमें पीआईटी रेगुलेशंस का रेफरेंस था, वो रेफरेंस सिर्फ अपडेट किया है बिकॉज पीआईटी रेगुलेशन बदल चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना कैटेगरी 1 एआईएफ में अमेंडमेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 एआईएफ रेगुलेशन 17, ठीक है। एक ही अमेंडमेंट है, एक ही अमेंडमेंट है, और वो क्या है? क्लॉज एफ में, ठीक है। एक ही अमेंडमेंट है, वो है क्लॉज एफ में, जो कि पूरा सेम है। कौन सा? एग्जम्पशन का। पीआईटी रेगुलेशन से आपको एग्जम्पशन मिलता है, सेम क्लॉज सिर्फ अपडेट हुआ है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और यहाँ सेबी पीआईटी रेगुलेशन 1992 थे, यहाँ सेबी पीआईटी रेगुलेशंस 2015 है। पहले 3 एंड 3A था, अब 3 1 2 और 4 1, सेम कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में सेम चेंजेस हुए हैं, ठीक है। एग्जम्पशन पहले भी था, एग्जम्पशन अब भी है, सिर्फ एग्जम्पशन के जो रेगुलेशन नंबर्स हैं वो बदल गए हैं, तो वो अमेंडमेंट को बस वो करेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये आपका पूरा एआईएफ का अमेंडमेंट है, ठीक है। तो कुछ खास देखो अमेंडमेंट नहीं है। अगर आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो आप कर लोगे, और अगर आप कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करोगे तो भी आप कर लोगे। तो आपके माइंडसेट के ऊपर है, आपको सिंप्लीफाई करना है या कॉम्प्लिकेट करना है, ठीक है। तो ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। कुछ खास एआईएफ में भी अमेंडमेंट नहीं है, बस लार्ज वैल्यू फंड का एक कंसेप्ट आया है, अक्रेडिटेड इन्वेस्टर का कंसेप्ट आया है, और कहां कहां उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाई गई है। बस आपको उतना ही याद रखना है, ठीक है। तो ये था आपका ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड प्राइवेट इक्विटी, ठीक है।